फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। राजनीति में कई बार ऐसे दोहराए आते हैं या ऐसा असमंजस आता है जहां आदमी दुविधा में होता है कि अब किधर जाए। इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 5 साल हो गए हैं। ये देश में आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, जिसने 5 साल पूरे किए हैं। अब सवाल ये है कि 5 साल के अंतराल के बाद हम कहां जाएं। पाकिस्तान का मामला सुलझा नहीं है, अटका हुआ है, समझौता करना है। और अगर जिस दिशा में बातचीत चल रही है कि सितंबर में कोई मीटिंग होगी और उसमें कोई समझौता हो सकता है और समझौता होगा तो उस पर संसद की मोहर लगनी भी बहुत ज़रूरी है। तो संसद की मोहर कैसे लगेगी, क्योंकि पूरी संसद में तो बहुमत नहीं है। लोकसभा से पास होगा तो राज्यसभा में कहीं ना कहीं खटका है। राम मंदिर बन नहीं रहा, कहते हैं कानून बनाओ। कानून बनेगा कैसे, बहुमत नहीं है। लोकसभा बनाएगी तो राज्यसभा में मामला गिर जाएगा। ज्वाइंट सेशन बुला करके निश्चित रूप से कानून बनाने की बात हो सकती है, लेकिन शायद ऐसा साहस न हो। तीसरा मुद्दा है कि इराक में सेना भेजनी है। सेना कैसे भेजें? संसद ने पास किया हुआ है प्रस्ताव। मूल रूप से ये तय हुआ है कि इराक पे जो अमेरिकी हमला है वो निंदनीय है, भत्सना नहीं है, कंडम नहीं किया है, निंदा की है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जहां इस सरकार को ले जाकर के कटघरे में खड़ा करते हैं कि आखिर कहां जाकर के कंफ्यूजन है और देश को कहना क्या चाहते हैं। देश को कहना चाहते हैं कि चलो चुनाव की ओर चलें, बहुत हुए 5 साल, हमको इन मुद्दों पर आपका मत चाहिए। और क्या ये नियत समय पर चुनाव कराएगी और इन तीनों मुद्दों को सुलझा लेगी? जो मुद्दे, हालांकि इराक के में सेना भेजने का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा और पाक से समझौते का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इस पूरे देश की राजनीति को बदल सकता है। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और ये मुद्दों का एक हम जिस विषय को तय किया है हमने, हम भी आज असमंजस में हैं और कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है, देश की राजनीति जा किस तरफ रही है। हम भी आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे और हम अपना फ़ोन नंबर आपको दिखाएंगे। अगर आप भी समझते हैं कि देश की राजनीति की दिशा और दशा कुछ दूसरी तरफ जा रही है तो आप भी शिरकत करें और फ़ोन मिलाएं हमें। हमारे बीच में शामिल हैं, मैं अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। हमारे बीच में हैं सत्यपाल मलिक जी, हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सत्यपाल मलिक साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं डीपी कामत, जो कि ब्यूरो चीफ हैं पुढ़ारी अखबार के। पुढ़ारी एक बहुत महाराष्ट्र का बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन अखबार है, जिसका हिंदी रूपांतर अगर कहें तो लीडर है। कामत साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे जाने पहचाने आपके हमारे मेहमान जावेद नकवी साहब, वरिष्ठ पत्रकार। जावेद साहब, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया आपका। तो प्रोग्राम मेरा ख्याल है जावेद भाई, इब्तदा जो है पॉलिटिशियन से करनी चाहिए इस बात की जी। और ये मैं मुद्दा सतपाल मलिक जी पे छोड़ता हूँ कि इस असमंजस की जो उसको क्या कहते हैं, पर्दा हटाने का जो काम है वो मलिक साहब ही करें। नहीं, जो मुद्दे आपने बताए, ज़रूरी नहीं है कि आम चुनाव इन मुद्दों पे हो, क्योंकि जहाँ तक भारत पाक संबंधों का सवाल है वो एक सतत प्रक्रिया है और कोई भी सरकार आए, ये हर पार्टी को देश की ये मान के चलना चाहिए कि विदेशी मामलों में एक आम सहमति होनी चाहिए और सरकारें बदलती रहें, लेकिन जो राष्ट्रीय हित है उसी के मुताबिक काम करेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुद्दे की बात, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का कोट अनकोट एक शब्द सुनना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरा अंतिम प्रयास है। तो अगर चुनाव के बाद दोबारा सत्ता में आए तो अंतिम तो प्रयास नहीं हो सकता है। नहीं, तो प्रयास तो उन्होंने ये कहा, लेकिन इससे पहले नरसिंह राव भी कह चुके हैं कि हम कश्मीर के मसले को हल करने के लिए स्काई इज द लिमिट, जहां तक हम जा सकते हैं। विदेशी मामलों में एक अच्छी बात यह है कि जो इंदिरा जी के ज़माने में था उसके बाद भी आज तक बहुत थोड़ा बहुत दाएं बाएं के साथ एक सहमति है और उससे बाहर
न बीजेपी जा सकती है न कांग्रेस जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय हित हैं, बड़े सवाल हैं, पार्लियामेंट की डायरेक्शंस हैं, पार्लियामेंट पे उस पर डिबेट हुई है सब मुद्दों पे, तो उसको मैं नहीं मानता कि कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है या कोई उसमें गलत काम कर सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। जहाँ तक मंदिर के मुद्दे का सवाल है, हम बोफोर्स के तजुर्बे से कह सकते हैं कि चुनाव एक मुद्दे पे एक ही बार लड़ा जा सकता है, दोबारा नहीं लड़ा जा सकता। मंदिर के मुद्दे पे दोबारा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मंदिर बनाएंगे, ये तो चुनाव लड़ लिया, मंदिर बना दिया और मंदिर की प्रतिस्थापना शुरू हो गई, नहीं, तो आप उस पर भी चुनाव हो सकता है। आज तक भी जो देश में भी इस वक्त आम सहमति है, बुद्धिजीवियों में, पत्रकार लोग हैं, सब में है कि जो अदालत कहेगी वही माना जाएगा। और मेरा ख्याल है इसके बाहर कोई चीज मुझे नहीं दिखता है होने वाली है। अदालत के फैसले के अनुसार होगा, जबरन तो कोई मंदिर वहां बना नहीं सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि इन दोनों ही मुद्दों पे चुनाव नहीं होगा, चुनाव के मुद्दे अलग होंगे। मैं उनमें से नहीं हूं कि जो आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले की एक एक हफ्ते में तो राजनीति बदलती है, कौन भविष्यवाणी करेगा। लेकिन ये मुद्दे नहीं होंगे मेरी राय में। अगर बीजेपी के मुद्दे होंगे प्रखर राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सुरक्षा के सवाल, टेररिज्म का सवाल, चूंकि पूरी दुनिया में एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अगर समझदारी करेगी तो उनको मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस अगर समझदारी करेगी तो आर्थिक सवाल। कांग्रेस की जो गलती है वो क्या है, कांग्रेस उसी अखाड़े में जाके लड़ती है जिसमें बीजेपी मजबूत है, सांप्रदायिकता के सवाल पे। कांग्रेस किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, नौजवानों के और नॉन गवर्नेंस के सवाल लेकर लड़ेगी तो कांग्रेस को कामयाबी होगी। तो मैं मानता हूं दोनों तरफ से ही जो मुद्दे होंगे वो ये मुद्दे नहीं होंगे। जी कामत साहब, अगला जिस तरह से अभी ये राजनीति चल रही है, जो अपना भारत पाक संबंधों की अगर और देखें तो प्रधानमंत्री, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री की चाहते हैं कि मेरी ये अंतिम प्रयास है करके, दूसरी तरफ उप प्रधानमंत्री जो है वो उनका पूरा जोर आतंकवाद के ऊपर है और उनका कहना है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या प्रॉक्सी वार जो चल रहा है उसको वो ऐसा उन्होंने हाइक बना के अभी अमेरिका के विजिट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ भी उनके, आप अगर उनकी पूरी बयान उनको देखें तो पूरा उनका बयान आतंकवाद के ऊपर ही केंद्रित है। इसको देख के ऐसा लगता है कि अगला अगर चुनाव, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये इस साल में होगा, क्योंकि इस साल में तो अभी 4 राज्यों के, जो 5 राज्यों के चुनाव है वो महत्वपूर्ण राज्य है, जैसे दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। उसके नतीजे के बाद ही ये सरकार सोचेगी अभी चुनाव में जाना है या निर्धारित समय पे जाना है, ताकि उनको फिर 8-10 महीने मिलेंगे और उसके दौरान और कोई इश्यूज ऊपर उभर के आ सकते हैं। जैसा अभी मलिक साहब ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कहा कि प्रखर राष्ट्रवाद, उनकी जो राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है बीजेपी की वो बदलती रहती है। उसके 10 साल पहले वो राम जन्मभूमि था, अभी आप उनकी बयानबाजी देखें तो कोई दूसरे इश्यूज वो कर रहे हैं। तो वो असल में जनता की नस को पहचानने की कोशिश करें, जो उनको लगेगा कि जिसको थोड़ा सा कुछ फीडबैक मिल जाएगा उनको, उसको आगे बढ़ा। चलिए, जनता की नस पहचानते कामत साहब एक आदर्श हमारे व्यूअर हैं, दर्शक हैं, वो लाइन पे हैं। आदर्श जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताएं आपका कैसे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपका एक मिनट लेना चाहूंगा जी। हमारे माननीय देश के गृह मंत्री कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर कहते हैं कि इस पर हमको खुद विजय पानी होगी, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। तो क्यों जब भी भारत पर आतंकवादी हमला हुआ है और अमेरिकी दौरा हुआ है, यह सब जानते हुए भी अमेरिका अपने राष्ट्रीय हित की खातिर पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ सकता और भारत का साथ नहीं दे सकता, उनके पीछे स्पष्टीकरण देने के लिए क्यों भागते हैं? क्यों नहीं भारत कोई ठोस राजनीति बनाता, या भारतीय राजनेताओं के पास ज्ञान, दृढ़ता या ठोस योजना बनाने की और राजनीतिक निर्णय लेने की कमी है? ये तो एक बात। दूसरी बात, या भारतीय राजनेता अमेरिका सुपर पावर है इसलिए उनकी चापलूसी करते रहेंगे? ये 2 बातें हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद आदर्श जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जावेद साहब से कहूँगा अपने इसका जवाब न दें बल्कि अपनी बात कहें। मैं इनकी जो बात है उससे थोड़ा सा मुतासिर होके मैं ये कहूँगा कि जो पार्लियामेंट में जब बिल क्लिंटन आए थे तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि हमारी मदद से
ये पाकिस्तानी जो फौज है और जो मिलिटेंट्स ऊपर पॉइंट पेड्रो पे और तमाम जगहों पे कारगिल के वक्त चढ़े थे, अमेरिका की मदद से उन्होंने पार्लियामेंट में आके हमको बताया और हमारे एमपीज ने तालियों के साथ उस बात का खैर मकदम किया, जो कि जो अडवाणी जी जो कह रहे हैं कि हम अपने आप जंग लड़ेंगे, उस तथ्य के बिल्कुल खिलाफ मालूम होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ताशकंद समझौता जो है वो भी किसी दूसरे ही तीसरे मुल्क में जाके हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो ये कि एक किसी पराए मुल्क के गोद में बैठ के हम समझौते करते आए हैं, और हमारे पार्लियामेंट में आके एक आदमी कह के चला गया है, हमने ताली भी बजाई, ये तो तारीख गवाह है इस बात की। तो कितना हम आगे के वक्त जाके अपने बलबूते से हम किसी को पराजित कर सकते हैं या अपनी जंग जीत सकते हैं, वो आगे देखने की चीज़ है। जहाँ तक सवाल ये है, आपने जो उठाया है कि ये 3 मुद्दे जो आपने गिनाए हैं कि अयोध्या का, पाकिस्तान का और रिश्ते और इराक़ का मसला, तो जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, मुझको थोड़ा सा ही इसमें जैसे डीडीए की हाउसिंग पॉलिसी का मसला नज़र आता है कि उन्होंने कहा है कि साहब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें डेढ़ मंजिल की इमारत बना सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा फ़ायदा उठा के लोग एक कंप्लीट सा वो टिन शेड या प्लास्टिक शीट से एक कमरा बना ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अयोध्या में भी कुछ उस तरह की एक चीज़, हालांकि आज जो है रामचंद्र परमहंस जी को हार्ट अटैक हुआ है, वो अभी हॉस्पिटल में लखनऊ पहुंचाया गया है उनको। बड़े दुख की बात है कि वो वहाँ के बहुत बड़े ज्ञानी और नेता हैं और इस पूरे मूवमेंट की बहुत अगुवाई की है उन्होंने अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के सिलसिले में। लेकिन जहाँ तक मंदिर का ना होना जो बात कर रहे हैं मलिक साहब कि नहीं बन सकता है बगैर, मेरे ख्याल से ये बात हकीकत है अपनी जगह भी कि एक मंदिर वहाँ पे बना हुआ है इस वक्त, और वो स्टेट की प्रोटेक्शन से बना हुआ है, और वहाँ पे इस वक्त इबादत हो रही है, पूजा हो रही है, और लोगों को बाकायदा रेगुलेटेड तरीके से। अब सवाल यह है कि भव्य मंदिर बने और किस तरह का बने कि उसमें उसका वो गर्भगृह कहाँ पे हो और उसके कितने खंबे हों, ये बात एक टेक्निकल सी बात है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करे या सरकार उसमें अपना पैतरा बदल चुकी है। जब शाहबानों के मसले पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बदल के पार्लियामेंट ने कर दिया था, तो पार्लियामेंट इस वक्त भी करने को पूरा हक है पार्लियामेंट के पास। लेकिन सवाल ये है कि इसमें क्या पॉलिटिकल दयानतदारी है। एक बात मैं बता दूं आपको, जब हम इश्यूज की बात कर रहे हैं, और मैं ये जाना मतलब इस पूरे दौर में 5 साल में जब आप खड़ा पाते हैं अपने आप को, तो आप ये जानना चाहते हैं कि भाई देश के सामने इशू ये सरकार क्या बनाना चाहती है, अटल बिहारी वाजपेयी क्या इशू खड़ा करना चाहते हैं। और इशू है जब आरएसएस कहता है कि राम मंदिर पे कानून बनना चाहिए, तो आरएसएस इज व्हाट? आरएसएस इज अ गाइडिंग फोर्स बिहाइंड दिस गवर्नमेंट। आरएसएस इज द मेंटर ऑफ दिस गवर्नमेंट। जब मेंटर ये कह रहा है कि आपको कानून बनाना चाहिए, कानून बनाने की अपनी पेचीदगियां हैं, यानी कि एक इशू तो है। आप कह रहे हैं कि साहब ये मेरा आखिरी प्रयास है, पाकिस्तान से समझौता होना ही चाहिए, पाकिस्तान से बात करेंगे, और आप दूसरे दिन बात कहते हैं कि पीओके के से बात शुरू होगी, और आप बात कहते हैं कि साहब हम जो है तमाम मुद्दे खोलने को तैयार हैं। तो आप देखिए, ये आप मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी का संकट ये नहीं है कि हिंदू उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का संकट ये भी है कि जो इस देश के 14 से 16 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, वो टोटली एलिनेट नहीं होने चाहिए। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं दोनों मुद्दों को मिक्स करके एक तरफ समझौता हो, एक तरफ राम मंदिर का, दैट इज अटर कंफ्यूजन। उसमें कुछ हद तक तो ये आपने जो एक बात नहीं कही है, वो ये फॉरवर्ड कास्ट के रिजर्वेशंस की बात जो है वो भी बना के लाई जा रही है, जिसमें कि शायद मुसलमानों को थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए उसकी बदौलत, जो कि अभी तक नहीं है। एक मसला ये भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान से रिश्तों का कायम होना, मेरे ख्याल से पंडित नेहरू के ज़माने में भी आतंकवाद, पंडित नेहरू की तकरीर अगर आप देखें पार्लियामेंट में 1952 26 जून की तकरीर है उनकी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पार्लियामेंट यूनाइटेड नेशंस इस बात का फैसला कर सकता है, कश्मीर हमारे दिल से, हमारे जिगर से एक मिला हुआ मसला है जिसका कि वहाँ के शहरी कर सकते हैं। हालांकि साथ में उन्होंने कहा कि लेकिन अगर हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकवाद के जरिए, आतंकवाद पहला इन्होंने बीजेपी की इजाद नहीं, कांग्रेस की इजाद नहीं है, ना सितंबर 11 की है, पंडित नेहरू ने टेररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है अपनी स्पीच, उनकी उठा के देख लें आप। लेकिन साथ में ये जो आपने कही पीओके फर्स्ट, ये भी कोई वाजपेयी जी की पहली चीज नहीं है, क्योंकि नरसिम्हा राव लाल किले के
से ऐवान कर चुके हैं कि अगर मसला है तो वो सिर्फ वहां का है, लेकिन ये सीरियस चीजें नहीं है। इस इनफैक्ट इट्स अ वेरी लाफेबल फॉर्मुलेशन कि पीओके का मसला है जो पाकिस्तान के पास धरा हुआ है उसको हम उठा के ले आएंगे, तो मतलब इसकी आप कह रहे हैं कि हम जंग लड़ेंगे उसके लिए? हाँ नहीं, वो देखिए, नाउ यू हैव कम, यस, देयर इज ए डेंजर टू हैव ए वॉर। तो इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होने जा रही है, नहीं होने जा रही है, क्योंकि अभी सियाचिन ऑपरेशन चल रहा है, अगर आपको ध्यान हो, और हमारी बहुत बड़ी फौजी ताकत वहां मौजूद है। तो इतना आसान नहीं है कि जितना आसान हम चीज़ों को समझ रहे हैं। हम लोग लौट करके आएंगे और विस्तार से एक बार फिर सोचने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश में आखिर मुद्दे क्या होने जा रहे हैं, किस बाबत ये देश और किस तरफ ये देश जाने वाला है। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप उठाएं और फ़ोन करें हमें सीधे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूरेका यूरेका, मैंने एक नया फार्मूला खोज निकाला है। अगर हम राजमा, चने, चावल, दाल वगैरह सारी रात पानी में भिगो कर रखें तो हम 30% तक रसोई गैस बचा सकते हैं। चुप, मैं पीएचडी कर रहा हूँ और आप हंस रही हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, हमारी दादी ने हमें बताया था। मेरी दादी ने मुझे बताया ही नहीं, इसका मतलब उसे साइंस नहीं आती थी। साइंस तो आपको भी नहीं आती। राजमा, चने, दाल रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में बनाइए, इससे आपका टाइम, ईंधन और पैसा बचेगा। देश की राजधानी कितनी बेहाल, कितनी बदहाल और कितनी खुशहाल। क्या है आपके इलाके में बिजली, पानी, परिवहन, सड़क और सफाई व्यवस्था का हाल? अपने क्षेत्र के पार्षद और विधायक से पूछें सवाल। रात 10 से 11 बजे सोमवार से शनिवार। राजधानी। आखिर कौन है इन सब के जिम्मेदार? आपकी तरक्की के संघर्ष में आपका हमसफर, जैन टीवी। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। राजनीति की चुअल, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है और ये जानने की कोशिश में है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस देश में कौन से मुद्दे निकल करके आ रहे हैं और देश मुद्दों को लेकर के कहां जा रहा है। हम कितने गंभीर हैं देश के सामने मुद्दे खड़े करने में। बातचीत में शामिल हैं हमारे साथ सत्यपाल मलिक जी हैं, जावेद नकवी साहब हैं और डीपी कामत साहब हैं। इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा दूं कि अभी पिछले 1 या 1.5 महीने में इस सरकार के सामने जो मुद्दे उभर करके आए हैं, इस देश के सामने मुद्दे उभर करके आए हैं, उनका तारीखवार ब्यौरा क्या है। देखें, हम लोग जून 1 को इंडिया चाइना टू होल्ड कंसल्टेशंस ऑन इराक, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जा रहे हैं चाइना, 27 को लौट के आएंगे, शायद 22 को जा रहे हैं जावेद, 22 को जा रहे हैं। जून 1 G8 समिट ओपन्स इन एवियन। June 1st, 15 articles found during Ayodhya excavation. June 1st, hopes raised for India-Pakistan summit, Fernandes. June 1st, BJP warns Congress other against attempts to split UP BJP. June 2nd, China-India agrees to step up military interaction. June 2nd, decision on troops deployment in Iraq after clarifications Vajpayee. June 2nd, Congress demands Advani Joshi's resignation on Ayodhya issue. June 2nd, Mayawati will prove majority when required BJP. June 3, Hindu extremists behind new anti-conversion law Pope. June 3rd, India should not see China as a threat official. June 3rd, 28 articles found during excavation in Ayodhya. June 3rd, BSP to go alone in assembly elections in 4 states. June 4th, Mayawati pressurizing Independence Congress. June 4th, Congress would support new government in UP. Noor Bano. June 5th, Muslims deserted the disputed structure in Ayodhya Center. June 5th, China suggests resolving border issue by mutual adjustment. June 5th, Congress opposes any move to deploy Indian troops in Iraq. June 6th, India deserves Security Council seat, US Congressman. June 6th में एक शायद चीज़ इसमें मिस है, मैंने देखी नहीं है, कि जनरल सिंह भिंडरावाले को अकाल तख्त ने एक अपने अरदास में शामिल किया था। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मार्टर। June 6th, Mauryan period brick found during excavation. June 6th, UP Congress meets governor demanding dismissal of Mayawati government. June 6th, Mulayam hold closed door meeting with Kalyan Singh. June 7, US relations with India very active and positive. June 7, Congress to play active role in ouster of Mayawati government, Arun Kumar Singh Munna. June 8th, PV Narasimha Rao has done Punya by installing Ram Lala in makeshift temple.
Jayant Saraswati. June 9, politicians to keep out of Ayodhya issue PM. June 9, opposition parties in UP making all tall claims. June 9, Vajpayee statement on Ayodhya misleading, says CPIM. June 9, Pakistan asks India to resume unconditional dialogue. June 9, BJP welcomes PM's statement on Ayodhya issue. June 9, NDA allies welcome PM's remark on Ayodhya. June 9, Kanchi Shir is not holding any talks with any responsible or authorized Muslim organization or individual, Syed Sahabuddin. June 9, BJP accuses Congress of manipulating voter list. June 9, CPIM opposes move to deploy Indian troops in Iraq. June 10, religious groups holding talks on Ayodhya, BJP. June 10, VHP to contact MPs to seek support for new law on Ayodhya. June 10, Bush to send team to clarify Indian troops' role in Iraq. RSS is fully satisfied with Vajpayee's latest peace initiative with Pakistan. Madhav. June 11, RSS for legislative option to solve Ayodhya issue. This is very important. June 11, excavations by ASI cannot be basis to reach conclusion. BJP. June 11, Jaya does not rule out third front at national level. June 11, PM to discuss deployment of troops in Iraq with Sonia. No pressure by US on India to send troops to Iraq. Advani. June 11. ये लब्बो लुभाव है। इस पूरे एक महीने में अगर आप मलिक साहब देखें तो जो मुद्दे सरफेस पे आने चाहिए थे, हालांकि आपने एक परोक्ष रूप से कुछ मुद्दे गिनाए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से धीरे 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 चीजों को सरफेस पे लाया जा रहा है। 4 राज्यों के चुनाव होने से पहले और देश में एक बड़ा क्लियर कट डिवाइड करने की बात की जा रही है कि हम ये हैं, वेदर यू लाइक अस और नॉट लाइक अस। और आपकी पार्टी, माफ करें, ये आप पे आरोप भी है कि आप लोग जो विपक्ष की धर्म है वो ढंग से निभा नहीं रहे हैं, क्योंकि विपक्ष बीजेपी का वीएचपी है, विपक्ष बीजेपी का आरएसएस है, विपक्ष बीजेपी का बजरंग दल है। आप बताएं। देखिए, मैं कोई दरबारी कांग्रेसी नहीं हूं और कांग्रेस के निर्णय करने वालों में से नहीं हूं। नहीं, निश्चित और मैं खुद अगर मुझे कहना हो, ये कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका जरा भी अदा नहीं कर रही है। जी। किसानों का इतना बड़ा सवाल हो गया, कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। गन्ने के दाम, आलू का दाम, इसके पहले पिछले 4-5 साल में सारी फसलें पिटी, कोई रोल नहीं है कांग्रेस का भी। और जो राष्ट्र के बड़े सवाल हैं उन पे भी कांग्रेस, मैंने देखा कि पार्लियामेंट में जो महत्वपूर्ण सवाल नहीं, 8 दिन रोक देंगे और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको आप छोड़ देते हैं। एक कर्नल राय हैं हमारे साथ, उनसे की बात सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। कर्नल राय, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताएं आपका क्या सवाल है। हेलो जी कर्नल राय। हेलो त्यागी साहब जी, थैंक यू वेरी मच जी। आई एम लिसनिंग यू आर वेरी पेशेंट and calm and cool replies and discussions, and I like Giant TV also who are highlighting the individual difficulties, national difficulties, international difficulties with the question and answers and giving the common man the chance to speak. थैंक यू सर, थैंक यू। आप सवाल बताएं। सवाल ये है, मैं छोटे छोटे 3 सवाल करूंगा। एक तो J&K जी, कश्मीर पर। I have been hearing lot on J&K, but I am a retired soldier and fought all the wars in Sri Lanka, everywhere. जी। So from my experience I will speak. आपने देखा है कि जब 2 ब्लॉक थे, रशिया और अमेरिका, तो they couldn't dare to attack unnecessarily without the permission of the UN. जब ब्लॉक कमजोर हो गया तो उसने अपने हाथ में कानून लेके इराक पर हमला कर दिया। तो जब अभी हमारे पास पावर है, न्यूक्लियर पावर विद इंडिया, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, वी आर नॉट डेयरिंग टू अटैक ईच अदर बिकॉज बोथ साइड्स विल सफर, population will suffer, everything will suffer. So to do the balance in J&K is very, very important. Because until we get the information, correct information of the terrorists, we can't attack. If you attack, they will say innocent person has been killed. Ji. It becomes a political issue. जी। So we have to, we are trying to fight against Pakistan. We are raising the question, this and that. 370 is our own matter. जी। Why we can't remove 370 and people will get inducted, settled on there, balance the population, and they will tell if they touch
Even Punjab people go settle, then they will get married each other, relations, khoon relations. They will have the pains to detect and inform राय साहब and थोड़ा right of the terrorism. राय साहब थोड़ा ब्रीफ में बात कहें तो ज्यादा बेहतर है। तो बैलेंस करनी पॉपुलेशन बहुत जरूरी है फॉर ब्रेकिंग द 370 इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द वर्ल्ड वार। जी बैलेंस द पॉपुलेशन आर इन पंजाब वी फॉर द टेररिज्म विद द पॉपुलेशन ओनली। राय साहब थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। सो हेलो हेलो फोन ही कट गया। अजय मलिक साहब आप बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे। तो कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका है वाकई उस तरह से नहीं निभा पा रही, लेकिन सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। आप जो सवाल हो रहे हैं, जो लोग कह भी रहे हैं, उससे आप देखिएगा कि इशू बनाने की जरूरत नहीं है, इशू बने हुए रहते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप वो होती है जो उनका इस्तेमाल कर लेती है, उनको शार्पन करती है। जी। तो आरएसएस क्या कह रही है नहीं कह रही है, मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन ये सही है कि आज हमारे पश्चिम के, पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में हर हफ्ते एक बॉडी आती है कश्मीर से। टेररिज्म एक इशू है और रहेगा। कांग्रेस की ये दिक्कत है कि कांग्रेस अगर अच्छा विपक्ष का काम करती तो बीजेपी को नेल करती कि आप नहीं लड़ पाए उससे। उल्टे बीजेपी उसको इशू बनाने में कामयाब है कि हमको इनसे लड़ना है। कांग्रेस की दिक्कत यह कि कांग्रेस नॉन अलाइंड मूवमेंट जो आज से 40 साल पहले का था उसमें फ्रीज हो गई है। कांग्रेस की जो विदेश नीति वाले नेता हैं वो वही बातें कर रहे हैं जिस वक्त टीटो, नासिर, पंडित जी थे। आज दुनिया बदली हुई, रियलिटीज बदली हुई हैं, इश्यूज बदले हुए हैं और ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हैं। कांग्रेस ये कह के कामयाब नहीं हो सकती कि हमको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रवाद के सवालों से हटके और ये कहे कि नहीं साहब हम तो बहुत लिबरल हैं, हम तो राष्ट्रवाद के सवाल पे नहीं जाएंगे आगे, नहीं कामयाब हो सकती है। बीजेपी अपनी तमाम फेल्योर्स के बावजूद, अपनी नाकामयाबियों के बावजूद, दो लोगों के आपने टेलीफोन सुने आप, और ज्यादा लोगों के करा लीजिए। जो जनता का मानस है वो लोग फेडअप हैं। वो लोग ये मानते हैं कि हम एक कमजोर मुल्क हैं, हम एक सॉफ्ट मुल्क हैं, हमारी लीडरशिप कमजोर है, कायर है, खुद ही बातचीत के हाथ बढ़ाते। मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि मैं, देखिए ये गैर जानकारी वाला कहेगा कि लड़ाई करो जी। लड़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मसलों को हल करने का भी एक तरीका होता है। ये मसले ना हमारे करने से हल होंगे, मैं ना जानकार लोग चाहे जो कहें, पर मैं ये मानता हूं 5-7 साल में कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और माफ करेंगे नकवी साहब मुझे, वही तीसरी ताकतें बिना दिखाई दिए अदृश्य तरीके से दोनों को बिठा के हल करा देंगे। जब 65 वाली लड़ाई हुई तो जनेश्वर मिश्रा एक भाषण करते थे, वो ये कहते थे कि हम चमर टोले के लोग हैं। मैं माफी चाहता हूँ किसी जाति विशेष के लिए, मैं उस शब्द को अगर वो आपत्तिजनक लगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो ये इस्तेमाल करते थे शब्द कि हम जो हरिजन बस्ती के लोग हैं, चौधरी हैं अमेरिका और रूस, तो चौधरी जब गांव में चाहता है तो उन्हें लड़ा देता है और जब चाहता है तो धमका के उनका फैसला करा देता है। तो तब 2 लोग कराते थे, अब एक ताकत इस स्थिति में है। और मैं इसको बुरा भी नहीं मानता हूं अगर क्लिंटन ये कह गए हैं पार्लियामेंट में कि हमने उनको वापस बुलाया था, ये तो सही है कि उस पर हम कोई बड़ी लड़ाई तो होने वाली नहीं थी। अगर अमेरिका जो बार बार हमसे मित्रता की डींग हाँकता है तो हमसे कह सकते हैं भाई इनको क्यों नहीं बुलाते हो आप। तो अमेरिका का वो रोल है और रहेगा। अब इसको जो मना करते हैं वो लोग या तो झूठ बोलते हैं या जानना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कामत साहब, आप बताएं। लेट्स कम टू द बेसिक इश्यूज। बेसिक इशू में ऐसा है कि अभी अमेरिका का हम पूरे 50 साल का हमारा देश के साथ उनका रिश्ता देखें तो अमेरिका हर बार जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इस सब कॉन्टिनेंट में तो पिक्चर में आ जाती है, चाहे डायरेक्ट आ जाए या इनडायरेक्ट आ जाए। जब रशिया थी, सोवियत यूनियन का हम था, अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, तो लेट्स नॉट डिस्कस अमेरिका। हम लोग बात कर रहे हैं मुद्दों की, हम लोग बात कर रहे हैं रोल ऑफ आरएसएस, हम लोग बात कर रहे हैं राम मंदिर की, हम लोग बात कर रहे हैं इराक में सेना भेजने की, हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मुद्दे की। हम लोग लेट्स कम टू द बेसिक क्वेश्चन, वी विल नॉट डिस्कस अमेरिका। अमेरिका का भी जो इस सब कॉन्टिनेंट में जो रोल है उसको भी अगर सामान्य आदमी से आप बात करें तो उसके ऊपर भी उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ही, क्योंकि भाई ये कुछ हो गया
इंटरनेशनल फील्ड में, तो उसका अमेरिका का क्या रोल रहेगा इंडिया के बारे में, ऐसा उनका एक रहता है। और दूसरा, जैसे आप राम मंदिर के बारे में कि अभी आरएसएस ने कहा कि लेजिस्लेशन लाना है, ये कई दिनों से ये बात कर रहे हैं, वो खाली लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को टटोल रहे हैं। अगर आप एनडीए का पूरा कंपोजिशन देखें, कई लोग बाहर गए, जैसे तृणमूल कांग्रेस गए, अभी जो समता पार्टी में प्रॉब्लम है, वो बाहर जाते अंदर आते करके एक वो न्यूक्लियर ऐसा दिखा रहे हैं कि एनडीए इज ए न्यूक्लियस। कोई बाहर जाता है तो बाहर उसको कोई साथी नहीं मिलता है, ही इज अगेन कमिंग बैक। तो जब चुनाव तक आ जाएंगे तो उसका जो प्रमुख घटक जो है बीजेपी, वो इन सब लोगों को लपेटते मंदिर तक लेके आ जाएगा। और तब इन पार्टियों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एनडीए से सीधा टूट के दूसरा रुख लेना, क्योंकि अभी आप देखा जाए कि इस वाजपेयी जी के 3-3.5 साल में 4 ऐसे फेजिस आए राम जन्मभूमि के, उसमें एक किसी जो पार्टियां थी जिसको हम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां समझते थे, किसी ने कोई मुंह नहीं खोला। चाहे लेटेस्ट जो है शिलादान का, मैंने ये अजीब बात है कि कोई एक आत्मसमर्पण की धमकी देता है और शिलादान करने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय को प्रधानमंत्री को बोलता है कि आप आइए और आप रिसीव करिए, और वो एक अपने ऑफिसर को भेज देते हैं। ये मेरे तो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जावेद, आप बताएं। मैं जो बात कही है आपने कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो एक हमारे और उनके दोनों के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है। तो जैसे भी रिश्ते बनते हैं उसका असर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे पड़ता है। एक बात बड़ी बढ़िया कामत साहब ने की जी, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस। ऑलराइट, कि एनडी के जो एलाइज हैं जी, उनका बड़ा वहाँ पो है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं। इस पूरी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स में सत्यपाल भाई आप एग्री करेंगे? नहीं, वो कुछ ही कहें, उनको फायदा, वो अगर बीजेपी कुछ चीजों को उछाल के अपना वोट बढ़ाएगा, वो समझते हैं हमारे ही काम आना है। नहीं, तो वही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे आप बताओ ना कि क्या होने वाला है, क्योंकि 32 पार्टियों की जो शंकर जी की बारात अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ है, इस बारात का क्या होगा हमको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बारात ये छोड़ के भगने की स्थिति में नहीं है अटल जी को, थैंक्स टू कांग्रेस। नहीं, अब ये बताइए, जब ये कह रहे हैं खुद बीजेपी वाले कि हम 300 सीट लड़ेंगे, 300 सीट लड़ेंगे और हम जाहिर सी बात है जीतने के ही लिए लड़ेंगे ताकि हमारी मेजॉरिटी हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, तो उसमें तो बिल्कुल जैसे दूध की मक्खी है, उसमें अलाइज को निकाल के यूँ बाहर कर दिया जाएगा अगर ये सूरत बनती है। टॉल क्लेम मालूम होता है इस वक्त, थोड़ा सा कैरिकेचर भी मालूम होता है, क्योंकि ना इनके हाथ में यूपी दिखाई देता है ना बिहार दिखाई देता है, और अगर कहीं गलती से मध्य प्रदेश आ भी गया तो ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी उसको उस तरह से रिफ्लेक्ट करें। तो मुझे नहीं आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी 300, लेकिन जो नीयत है तो उससे तो जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू के हाथ एक बड़ी खूबसूरत बात हुई है सतपाल भाई की बात से जो निकल के आई कि कांग्रेस हैज बिकम द फॉलोअर ऑफ द बीजेपी। कांग्रेस जो है, जो एक विपक्ष को जो मुद्दे खड़े करने का काम होना चाहिए था और सत्तारूढ़ दल को जो उसको ढाल बना करके जवाब देने का काम होना चाहिए था, ना सत्तारूढ़ दल क्या कर रहा है, मुद्दे खुद ही खड़े कर रहा है और खुद ही उसकी अपोजिशन भी कर रहा है, और कांग्रेस डज नॉट नो वेयर टू गो। स्पेस जो है इस वक्त अगर आप देखें, चाहे वो टेलीविजन पे हो या अखबार का हो या डिस्कोर्स आम फहम, वो ये है कि अडवाणी जी और वाजपेयी जी की जो संघर्ष है, तथाकथित संघर्ष है या सही सच्चा संघर्ष है, उसके ऊपर है फोर्स, उसमें कहीं कांग्रेस नहीं दिखती। कांग्रेस तीसरे पेज पे है। मैं अभी लौट करके आता हूं, छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आते हैं और कांग्रेस पार्टी की वहां पहुंच भी डिस्कस करेंगे कि आखिर वास्तव में स्थिति क्या है। हालांकि जिस समय हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस समय कांग्रेस आई की अध्यक्षा सोनिया गांधी एक बैठक ले रही हैं और कांग्रेस जनों से तय कर रही हैं कि होना क्या चाहिए देश में। छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे, इस मुद्दे की भी चर्चा करेंगे। घटना चक्र सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता
से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। जो भी बनाओ ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला। छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा। MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। धूप में जाना है पर यूवी रेस से त्वचा झुलस सकती है, लेकिन अब आप जा सकते हैं क्योंकि आयुर सनस्क्रीन लोशन त्वचा को दे पोषण, गोरापन और सुरक्षा धूप से। अब धूप से क्या डरना? Rex Remedies Private Limited, Delhi, a trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। राजनीति की चूहल पर चर्चा हो रही है और चूहल शब्द मैंने इसलिए चुना है कि राजनीति में अगर चूहल शब्द का कोई अंग्रेजी रूपांतरण नहीं है, मेरे पास उसका ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन चूहल तब होती है जब आदमी के पास मुद्दे नहीं बचते हैं तो क्या करता है, छोटे छोटे मुद्दों को उछाल करके चूहल करनी शुरू करता है, लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश करता है। शायद हमारे देश का शासन तंत्र और रूलिंग क्लास भी यही करने जा रही है और पीड़ा यह है कि विपक्ष उस चुहल में भागीदार हो गया है, उस साजिश में शामिल है। हम लोग जानने की कोशिश में हैं अपने मेहमानों से। सत्यपाल मलिक जी हैं, जावेद नकवी साहब हैं और DP कामत साहब हैं। सत्यपाल भाई, मुझे आप बताएं जी, क्योंकि इस देश में जो कि जावेद भाई ने कहा कि पहले पेज से और आखिरी पेज तक या तो बैंक घोटाले हैं या कोई रूपसी स्वयं होटल में पकड़ी गई है या नीचे खबर आती है इंटरनेट की है, मतलब टोटल सोसाइटी में जो एक क्यास की स्थिति होती है, साफ साफ तस्वीर कुछ नहीं है, जो कि खास तौर से हिंदुस्तानी की या इंडियन की एक आदत होती है कि तस्वीर को साफ साफ देखना चाहता है, बड़ी धुंधली है और उसमें जो कांग्रेस आई का एक रोल जो चीज़ों को शार्पन करने में होना चाहिए था वो नहीं है। तो मैं क्या आपको कांग्रेस के रोल के बारे में बताऊं क्यों नहीं है या जी कांग्रेस के रोल मेरा बोलना ठीक नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये सही है कि जो विपक्ष की भूमिका जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं है। अगर मुझको विपक्ष के नेता के तौर पे काम करना हो तो मैं कभी भी बीजेपी के बनाए हुए सवालों में नहीं फंसूं, मैं अपने सवाल पैदा करूं। इस देश में आज आप देखिए कि गरीब आदमी त्राही किए हुए हैं, देश के कितने बड़े हिस्से में नक्सलिज्म है, कितने बड़े हिस्से में अफरा तफरी है, 15 करोड़ बेरोजगार हैं। अच्छा, और बेरोजगार वो नहीं है जो बेचारे जो ड्रॉप आउट से गांव में पढ़े, उसका नहीं, पढ़े लिखे जिन्होंने अपने फैमिली का फॉर्चून खर्चा किया है अच्छी पढ़ाइयों पे, उसकी भीड़ है। किसानों के सवाल हैं, इन सवालों पे संसद में कुछ नहीं होता है। जो सुपरफ्लुअस सवाल हैं या दूसरों द्वारा, शासक दल द्वारा पैदा किए गए सवाल हैं, उन पे होता है, लेकिन ये रिपीटिशन हो जाएगा। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि मंदिर के सवाल, फिर मैं दोहराऊं कि मंदिर के सवाल पे चुनाव में कोई उस तरह का जैसा आप समझते हैं वो बात, भाई ये बात तो तय करेगी कौन, बीजेपी कांग्रेस के सामने खड़ा करके कि आप हिंदूवादी हैं या हिंदू विरोधी हैं, और कांग्रेस उस सवाल में फंस जाएगी। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, नहीं, हिंदू मुसलमान का सवाल तो होगा ही। सवाल जो बीजेपी पैदा करेगी और जो पैदा हो गया है, जो आपके, फिर मैं दोहराऊं, दोनों टेलीफोन से भी जाहिर होता है, और मैं उन इलाकों से आता हूं जहां लोगों में ये फीलिंग है और रहती है कि देश का आदमी नेताओं से ज्यादा राष्ट्रवादी है।
आप देश के गरीब आदमी की बैठक में जाइएगा तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगा मिलेगा, नेताओं के घर पे नहीं है। शहीदों के मिलेंगे, गांधी जी के मिलेंगे, लाल बहादुर शास्त्री का मिलेगा, बिल्कुल ठीक जय जवान जय किसान लिखा हुआ मिलेगा। वो राष्ट्र के लिए ज्यादा चिंतित है। तो उसकी चिंताओं की तर्जुमानी अगर नहीं करता है विपक्ष और दाएं बाएं की बात करता है तो वो कैसे चुनाव में चला जाएगा? उसकी आज भाजपा उसकी निगाहों में फेल हुई है, लेकिन भाजपा चुनाव आते आते उससे आगे की बातें बोलने लगेगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवाद के मुद्दे, ये अपना आतंकवाद का मुद्दा, और ये सही है, आतंकवाद सिर्फ कश्मीर में नहीं है, अक्षरधाम तक वो जाता है और उसको से लोग प्रभावित होते हैं। और सारी दुनिया में अरब इजराइल संघर्ष अगर ठीक हो जाता तो एक वातावरण बनता, लेकिन नहीं, वहां हो रहा है। इराक की लड़ाई हो चुकी है और सारी घटनाएं हो रही, मीडिया लोगों के घरों में चला गया है। आज वो बात नहीं है कि अखबार कुछ लोग पढ़ते थे, सबके घरों में आप पहुंच गए हो, जैन टीवी बैठा हुआ सब चीजें बता रहा है। तो उस मौके पे अगर विपक्ष ये चाहे कि हम सिर्फ बाई डिफॉल्ट आ जाएंगे, ये फेल होंगे तो हम आ जाएंगे, तो आप कभी नहीं आएंगे। आपको बताना चाहिए हम इन चीजों के लिए खड़े हैं, जो बताने में आज कामयाब नहीं है विपक्ष। बिल्कुल ठीक बात है, बटा हुआ है। मैं एक आपकी जो बात थी उसे और बड़ी कर देता हूं कि आप दोष दें कितना ही बीजेपी को, लेकिन ये असलियत है कि बीजेपी ने इतनी सारी पार्टियों को मिला के 5 साल तक सरकार चला दी, जो किसी ने आज तक नहीं चलाई है। कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ कभी मैं बताऊं एक बात और सतपाल जी, अगर उसको हम बहुत बड़े फ्रेमवर्क में देखें तो ये भारत के लोकतंत्र की वजह भी है। नहीं, ये इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी है। त्यागी जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पंडित जी और इंदिरा जी के बाद या फिर इंदिरा जी की शहादत हो जाए, इस तब एक देश एक तरह से सोचता है। वरना देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो सूबाई सवाल हैं, सूबाई पार्टियां हैं, सूबाई शख्सियत हैं, उनकी जो असलियत है, जो उनकी वास्तविकता है कि वो हैं, कांग्रेस उसको पहचानना नहीं चाहती थी। कांग्रेस सोचती थी कि हम एक तरफ पूरे देश में हम रहेंगे, हम इनके साथ समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी ने उस असलियत को पहचाना, उन्होंने सारी सूबाई ताकतों को जोड़ लिया और वो कामयाब हो गए। आपके पास उसका क्या जवाब है? कांग्रेस इस लायक है नहीं कि उनको वहां हरा सकती हो, और इस लायक है नहीं कि सारे देश में जीत सकती हो। तो वो एक पशोपेश में है, समझौते करें ना करें, किससे करें, क्यों करें, कब करें। बीजेपी की एक समझदारी की बात थी, उसने सारे लोगों को जोड़ के और एक बहुत बढ़िया पैदा कर ली। बात की आप जो अपने जो रीजनल पार्टीज की बात जो करते हैं, ऐसा 67 में इफेक्ट हुआ था। 67 में जो कुछ उभर के आ गया एसपीडी गवर्नमेंट्स करके, उसका उस टाइम पे इंदिरा जी ने उससे कुछ मैसेज लेके तो आगे चली। ठीक है कि उसी के साथ बांग्लादेश भी और आ गया, तो दोनों सब कुल मिला के उनको विजय प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए कि अभी जो चल रहा है, जैसे आपने कहा कि पूरा चेंजेस ट्रेनिंग सोशल चेंजेस, मैं कामत साहब, सतपाल भाई ने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन जो बीजेपी का टोटल, जो सत्तारूढ़ दल का जो टोटल गेम प्लान है, वो इस देश की अपोजिशन पार्टीज को एक कटघरे में खड़ा कर देने का वही कह रहा हूं। उसमें सीपीआई भी है, उसमें सीपीएम भी है, उसमें मुलायम सिंह भी है, उसमें प्रखर राष्ट्रवाद कहिए, टेररिज्म की बात कहिए, उसमें ये कहिए कि आप हिंदूवादी हैं या नहीं है। प्रखर राष्ट्रवाद एक सिनोनिमस है उस मुद्दे का। तो आपको इस बात पे जवाब तो देना ही पड़ेगा। उसमें राम मंदिर बनाएंगे या मथुरा काशी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब मुद्दे गौण हो जाएंगे। देखो, ऐसा है कि इस जो शताब्दी है अभी नई जो शुरू हुई है, उसके बारे में तो बीजेपी का पहले से हम उनको तो 90 से उनका जो बयानबाजी आती है, उसको उनकी नोट्रेडम के भविष्यवाणी पे उसकी इतनी श्रद्धा है कि वो समझते कि बाकी इशू के साथ साथ हम धार्मिक इशू भी इतना उठाएंगे कि सारे ओपोजिशन पार्टीज को हम एक कटघरे में लाके खड़े कर दें कि अभी आप अपना पट्टा डालो, किस साइड में डालते हैं। अभी जो इलेक्शन का उनका जो दौर चल रहा है, जो अभी ये ट्रांजिटरी पीरियड जो चल रहा है, उस ट्रांजिटरी पीरियड में उनका यही चल रहा है कि वो धीरे धीरे उनकी जो बीजेपी को असली जो संगठन आए, उनकी जो चाहे आरएसएस हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो या राष्ट्र सेविका हो, वो ऑल फ्रंट पे उनका काम चल रहा है। वो टटोल रहे कि कहाँ तक किधर तक, जैसा भोजशाला का इशू उन्होंने उठाया, देखा भोजशाला कहाँ तक जा सकती है, वो अगर ज्यादा आगे बढ़ सकती है तो उसको बढ़ावा देंगे। आप देखिए अभी जो पार्लियामेंट सेशन हो गया, उस पार्लियामेंट सेशन ने मलिक साहब ने सही कहा कि कांग्रेस की तरफ से इशू नहीं आ रहे। जैसा मैं एक उदाहरण तौर पे होता है तो गो हत्या का इशू, जिसको एक प्राइवेट मेंबर का
रिजोल्यूशन था, कोई उसका ज़्यादा अहमति, लेकिन करते 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 बीजेपी ने जो फ्लोर मैनेजमेंट उस दिन की, पहले दिन उनकी तो फेल हो गई, दूसरे दिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कर दी, पूरा कांग्रेस को कड्डर में लाके खड़ा कर दिया। नॉट ओनली कांग्रेस को, बाकी पूरे पार्टियों को अपना पत्ता खोलने का चांस ही नहीं दिया उन्होंने। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जावेद। में आपने मुझे एक शेर सुनाया था, हालांकि वो बच्चों पे था, लेकिन वो शेर मुझे बहुत मौजूद लग रहा है और इस प्रोग्राम में बिल्कुल फिट हो रहा है कि जुगनू को रोशनी में परखने की जिद न करें और बच्चे हमारी अहद से के चालाक हो गए। जुगनू को रोशनी में परखने की जिद करें, हाँ, बच्चे हमारी अहद के चालाक हो गए। हाँ, तो बच्चे अगर हो गए हैं चालाक, लेकिन पता नहीं आप अगर सियासतदानों को कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनमें कोई इतनी ज्यादा दयानतदारी है कि वो इस तरह का कोई, लेकिन ये अगर आप इससे प्रोग्राम खत्म करना चाह रहे हैं तो दूसरी नहीं, प्रोग्राम नहीं खत्म करना चाह रहा हूं मैं, मेरे पास 2 मिनट है अभी। ये जो कांग्रेस का और बीजेपी का जो एक बहुत बड़ा मसला, मलिक साहब ने बिल्कुल वाजिब बात कही है और आपने भी, कामत साहब ने, हमको ज्योमेट्री लेसन्स में वो कक्षा 1, 2, 3 अर्ली कक्षा में पढ़ाया जाता था कि एक लाइन को बगैर काटे हुए उसको छोटा कैसे करें, तो उसके बगल में एक बड़ी लाइन बना देते थे, तो वो दूसरी जो ओरिजिनल लाइन थी वो छोटी हो जाती थी। तो रिलेटिव चीजें हैं, तो इसलिए बीजेपी और कांग्रेस को अगर आप उस रिलेटिविटी के प्रिज्म से देखें तो आपको नजर आएगा कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर इस वक्त नहीं है, क्योंकि जो कम्युनलाइजेशन हो चुका है, जिसको मैं अपने हिसाब से समझता हूँ सैफ्रनाइजेशन भी हो चुका है, राइट विंग पॉलिटिक्स हो चुकी है, जिसमें कि गरीब का कोई असर नहीं है, गौ हत्या, मंदिर, इस तरह के इश्यूज जो हैं जिनका कि रोजी रोटी से, जिनका के आदमी की जो 1000, 1500, 2000 लोग गर्मी में मर गए हैं, जो 6000 सर्दी में मर जाते हैं, जो बारिश में मर जाते हैं लोग, उनका कोई उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस और बीजेपी, अब बीजेपी का मसला देखिए कि अटल जी आया के नरसिम्हा राव से बेहतर हैं, या नरसिम्हा राव जो थे वो बेहतर थे, अटल जी लेकिन अडवाणी से तो बेहतर हैं, और कहीं अडवाणी अगर आ गए गलती से प्रधानमंत्री बन के तो वो कम से कम बाल ठाकरे से तो अच्छे ही हैं, और बाल ठाकरे का जहां मसला आया है तो वो तोगड़िया से तो बेहतर है। तो ये जो आप लोगों ने, आपसे मतलब एक मीडिया ने एक बिला वजह का एक मैच इतने बहुत से शुरू कर दिए। अब कोई कह सकता है, सच्ची बात यह है कि आरएसएस के सदस्य हैं अडवाणी जी, आरएसएस के सदस्य हैं, बाकायदा सदस्य हैं वाजपेयी जी, और आरएसएस के सदस्य हैं तोगड़िया जी, और आरएसएस के सदस्य हैं सिंघल जी। तो आरएसएस और लेकिन और बैठते हैं सब के सब पार्लियामेंट में बीजेपी के नाम से। मीडिया भूल जाता है इसको, फिर कहते हैं जी वो बीजेपी नहीं, वो तो विश्व हिंदू परिषद वालों की बदमाशी थी, या वो बजरंग दल वालों ने थोड़े से आतंक वो कर दिया था वहां पे त्रिशूल से। तो आप ये कहना चाहते हो कि बीजेपी इज ए पजल जिसका जो चेहरा पलटो एक नया डायमेंशन ओवर करके वो बना लेते हैं, और उसमें हम मदद करते हैं, उनकी धोखते हैं। बेसिकली बीजेपी को सिर्फ हम ये गाली दें कि वो ये मुद्दे खड़े करें, नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, हम उनसे शिकायत करें। शिकायत हमको अपने से करनी चाहिए। पिछले 4 साल में महंगाई के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, लोग जो मजदूर नौकरियों से निकाले जा रहे हैं उसके सवाल पे, जो हजारों हजार करोड़ रुपया बैंकों का खा गए सेठ लोग नहीं दे रहे हैं, उन सवालों पे, जबकि किसान 2000 रुपए के लिए जेल में भेजा जा रहा है शादियों में से उठा उठा के, इन सवालों पे कभी कांग्रेस ने सारे लोगों को लेके एक दिन का बंद नहीं किया। जी बिल्कुल, लड़ाई नहीं लड़ी गई। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्योंकि अक्टूबर तक ये इस तरह की बहस तो हम लोग चलाएंगे कि राजनीति की चूहन क्या हो सकती है, यानी कि राजनीति में किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं। आप सब लोग तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग प्रोग्राम खत्म करेंगे और इस तरह की बहस लगातार चलाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई मुद्दे हों, आपके पास कोई जानकारी हो, तो आप हमें ईमेल करें घटना@jntv.com। हम उन मुद्दों को भी देखेंगे और एक बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे आपके सामने उन मुद्दों को अपने मेहमानों के साथ उठाएं। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज।
घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले।